अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा तो बेटा आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम टॉपिक है और बिल्कुल आपको आसान लगेगा अगर आप गौर से सुनेंगे। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में बेटा सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री है क्या, वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। बेटा मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है और ये टेक्निक जो है इस आला मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए से की जाती है और हमारा मकसद जो है, जो मेन मकसद है मास स्पेक्ट्रोमेट्री करवाने का, वो ये है कि हम एलिमेंट के आइसोटोप्स जो है वो अलग कर लें। आपको पता है एक एलिमेंट के कई आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन 12 है, 13 है, 14 है, यानी कार्बन के आइसोटोप्स हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन 14 और 15। तो एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनको अलहदा करना और उनके मासेस को मालूम करना, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का असल काम है। तो मैं इसकी डेफिनेशन की जाने आ जाता हूँ कि इट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है यूज्ड टू मेजर एग्जैक्ट मासेस ऑफ आइसोटोप्स, जो इस्तेमाल होती है एग्जैक्ट मासेस मालूम करने के लिए। किसके एग्जैक्ट मासेस? आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के, जैसे कार्बन एलिमेंट है तो उसके आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट है उसके आइसोटोप है, क्लोरीन एक एलिमेंट है उसके दो आइसोटोप्स हैं, 35 और 37 की 9th में भी आपने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है। तो हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो मोनो आइसोटोपिक है, जिनके आइसोटोप्स नहीं होते, लेकिन जिनके आइसोटोप्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मासेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो एग्जैक्ट मासेस मालूम करेंगे आइसोटोप्स की। तो इसमें बेटा हम कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, यानी बुनियादी असूल क्या है, किस असूल पे हम जो है ये सारा प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, यानी इस बुनियादी असूल में जो हम प्रोसीजर जो है उसकी डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे जो है हम एक काम करेंगे, उसके बाद दूसरा क्या काम करना है, फिर तीसरा क्या, स्टेप वाइज जो हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है हम इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट इसका रिकॉर्ड कैसे होता है वो हम देखेंगे। रिजल्ट इसके रिकॉर्ड करने का जो मेथड है, जो तरीकाकार है, जो रिजल्ट हासिल होगा वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उस रिजल्ट से हमें क्या फायदा होता है, हमें इल्म क्या मिला है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक टेक्निक है जिसके जरिए से हम आइसोटोप्स को अलहदा करते हैं। तो हम चलते हैं जी इसके बेसिक प्रिंसिपल पे। इन दिस टेक्निक ए सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड, यानी जो भी आपके पास एलिमेंट होगा, जो भी सब्सटेंस होगा, पहले तो आप उसको वोलेटिलाइज करेंगे, इसको वेपर स्टेट में लेके जाएंगे। फिर क्या करेंगे? एंड देन आयोनाइज्ड, फिर आप क्या करेंगे? उसको आयोनाइज करेंगे। कैसे आयोनाइज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए से जो आपके वेपर्स होंगे आप उनको क्या कर देंगे? आयोनाइज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? द गैसियस पॉजिटिव आयन, अब देखें वो वेपर स्टेट में थे, अब वो पॉजिटिव आयन बन गए, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? द गैसियस पॉजिटिव आयंस 10 फॉर्म जो अब बन चुके हैं आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। अब हम उनको उनकी मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पे क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। एंड देन रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, और फिर हम इन पीक्स की शक्ल में जो है वो उनको रिकॉर्ड कर लेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं? मास स्पेक्ट्रम। ये जो पीक्स आपके पास हासिल होती है तो क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रम। डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई, मास स्पेक्ट्रम इज द प्लॉट ऑफ डाटा in such a way that mass to charge ratio is plotted as x-axis, यानी x-axis का mass to charge ratio, जैसे आप फिर मास नंबर मालूम कर लेते हैं तो यहाँ पे मास लिखते हैं और y पे हम क्या लिखते हैं? relative abundance of isotopes। तो यहाँ पे हम relative abundance लिखेंगे, नंबर ऑफ आइसोटोप्स, और यहाँ पे जो है हम उनका मास नंबर लिखेंगे। तो ये तो बहरहाल जब मास स्पेक्ट्रम हमें हासिल होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। हमने जो है वो बेसिक प्रिंसिपल में ये देखा कि हमने सब्सटेंस को वोलेटिलाइज करना है, फिर हमने उसको आयनाइज करना है, फिर हमने उसको सेपरेट करना है उसके आइसोटोप्स को। मतलब हम जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री आपको पता है, इसमें हम क्या करते हैं? हम आइसोटोप्स को अलहदा करते हैं। तो वो कैसे करते हैं जी? तो इसकी डिटेल में आते हैं। प्रोसीजर पे मैं अब आ जाता हूँ। प्रोसीजर में हम जो स्टेप करेंगे, सबसे पहले हम वेपराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस करेंगे। मैं आपको साथ में ये इस पिक्चर से जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेपराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो भी सब्सटेंस हम यहाँ से एंटर करेंगे उसको हम वेपराइज करेंगे। देखिए वेपराइज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम उसे हीट करें और बहुत बुलंद दर्जा हरारत पे हीट करें, इतना हीट करें कि वो वेपराइज हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक मसला ये होता है कि जब आप इतना हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो रिएक्शंस जो है वो वहाँ पे अगर कोई चीज़ मौजूद होगी तो उसके साथ रिएक्शन के चांसेस हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक तो ये वजह है कि हम यहाँ पे वैक्यूम जो है
वो क्रिएट करते हैं। ये हमने वैक्यूम पंप लगाया हुआ है जो क्या करता है, यहाँ से एयर को बाहर निकाल लेता है ताकि किसी किस्म का जो है वो यहाँ पे कोई मटेरियल मौजूद ना हो, ताकि रिएक्टिविटी ना हो। एक और भी वजह है वैक्यूम क्रिएट करने की बेटा, वो ये कि जब आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर लो हो जाएगा। और आपको पता है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर लो होता है, आपने 9th में भी ये बात पढ़ी है कि बैरूनी दबाव जब कम हो जाता है तो फिर क्या होता है, चीज़ें एवापरेट होती हैं, खुद ब खुद जो है वो चीज़ें बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है और चीज़ें खुद ब खुद एवापरेट होती हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, यानी हाई टेम्परेचर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। लो प्रेशर, दो वजूहत मैंने बताई हैं लो प्रेशर क्रिएट क्यों करेंगे। एक तो ये कि रिएक्टिविटी ना हो, और दूसरी जो मेन वजह है, जो असल वजह है वो ये है कि आपको ज़्यादा जो है वो हीट ना करना पड़े ताकि जो आपका मटेरियल है वो डिकम्पोज ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाई प्रेशर जो है, लो प्रेशर जो है वो क्रिएट करेंगे। लो प्रेशर कितना है जी, 10 की ताकत -6 टार से लेके 10 की ताकत -7 टार तक जो है वो हम प्रेशर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मेंटेन करें। अच्छा, लो प्रेशर रखना जब हम रखेंगे तो वो चीज़ जो है वो एवापोरेट हो जाएगी। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो क्लियर हो जाएगा कि वेपोराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम आयोनाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस करना चाहेंगे। अब आयोनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट है जिसको आप हीट करेंगे, तो टंगस्टन फिलामेंट से जब हीट होगी तो आपको पता है वहाँ से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे कि ये जो आयनाइज्ड, ये जो वेपराइज्ड सब्सटेंस है उसको आयनाइज कर देंगे। अब जो वेपराइज्ड सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। तो हमारा दूसरा स्टेप जो है वो क्लियर हो जाएगा, आयनाइजेशन ऑफ द वेपराइज्ड सब्सटेंस हो जाएगा। फिर है एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारे पास आयनाइज्ड सब्सटेंस है उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितनी रखते हैं, 500 से 2000 वोल्ट तक हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे तो वो जो आयनाइज्ड सब्सटेंस है वो जो आपके पास आइसोटोप्स हैं वो जो है जिनके ऊपर चार्ज है, असल ये याद रखिएगा वो जो आइसोटोप्स होंगे क्योंकि वो केमिकली सेम है तो उनके ऊपर चार्ज सेम होगा लेकिन उनका मास मुख्तलिफ होगा। बहरहाल वो जो सारे आइसोटोप्स हैं वो यहाँ से मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पे हम रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे हमने मैग्नेट रखे हुए हैं। तो ये मैग्नेट क्या करेंगे, उन चार्जेस को जो है नेक्स्ट हमारे एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम क्या करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, आपको पता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तो वो रिवॉल्व करते हैं, वो जो है एक खास रेडियस में जो है वो घूमते हैं, तो वो एक रेडियस में घूमेंगे। अच्छा, यहाँ पे यही वो जो है वो मेन स्टेप है इसका, यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि मास टू चार्ज रेशो बराबर होता है h² r/2e। अच्छा, कहीं पे ये लिखा हुआ है h² r²/e, कहीं पे लिखा हुआ है h² r/2e, तो हम इसमें कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि कोई भी इक्वेशन हो तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि h जो है वो मास टू चार्ज रेशो डायरेक्टली है और e जो है वो इनवर्सली है, रेडियस भी जो है वो डायरेक्टली है। तो यानी रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए जो है वो हम इस परेशानी में नहीं पड़ते। जो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मास टू चार्ज रेशो इक्वल टू h² r/2e, ये वो बुनियादी बात है जो आपको समझनी है। वो क्या कि अब आपको पता है कि जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सब आइसोटोप्स का मास मुख्तलिफ होगा और उनके ऊपर चार्ज सेम होगा। हर आइसोटोप का यानी जितनी टाइप्स हैं आइसोटोप में, मिसाल के तौर पे नियान है तो नियान की जो है आपको पता है 3 टाइप्स हैं, वो 20 होता है, 21 होता है, 22 होता है। तो हर नियान जो है आइसोटोप जो है उसका मास मुख्तलिफ है, 20 वाले का और है, 21 वाले का और 22 वाले का और है, मास मुख्तलिफ है, जबकि सब पे चार्ज सेम होगा। चार्ज क्यों सेम होगा, बट आपको पता है कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं तो चार्ज तो सेम आएगा। अब मास मुख्तलिफ होने की वजह से उसका रेडियस मुख्तलिफ होगा, क्योंकि h और e तो आपने सबके लिए कॉमन रखा हुआ था, तमाम आइसोटोप्स के लिए कॉमन था, तो रेडियस मुख्तलिफ होगा। तो रेडियस मुख्तलिफ होने की वजह से अब आप यहाँ पे देखिए जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसका उतना बड़ा रेडियस होगा, तो वो बड़े दायरे में घूमेगा, तो वो बड़े दायरे में घूम के जो है वो नीचे आके गिरेगा, तो बड़े रेडियस में आके गिरेगा जिसका मास ज़्यादा होगा।
और जिसका मास थोड़ा होगा वो छोटे दायरे में आके गिरेगा। इस तरीके से जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो आपने ये देखा कि मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पे उनका रेडियस मुख्तलिफ होगा, और क्योंकि उनका रेडियस मुख्तलिफ होगा तो फिर जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो मुख्तलिफ आइसोटोप जो है वो सेपरेट होकर नीचे गिरेंगे तो नीचे यहाँ पे पड़ा होगा आयन कलेक्टर। क्या पड़ा होगा बेटा? आयन कलेक्टर। तो ये आयन कलेक्टर क्या करेगा, जब इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल गिरते हैं तो ये करंट प्रोड्यूस करता है। अब कितना करंट प्रोड्यूस करेगा डिपेंड करता है उसके ऊपर कितने आइसोटोप्स गिरे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कुदरती तौर पे नियॉन, फर्ज की मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कुदरती तौर पे नियॉन जो है वो 20 वाले तादाद में ज़्यादा हैं, तो जहाँ पे ये 20 वाले गिर रहे होंगे, आपको पता है 20 वाले छोटे रेडियस में गिर रहे होंगे, 21 वाले उससे बड़े और 22 वाले उससे बड़े रेडियस में गिर रहे होंगे। तो जहाँ ये 20 वाले गिर रहे होंगे वहाँ क्योंकि 20 की तादाद कुदरती तौर पे ज़्यादा है तो ये ज़्यादा गिरेंगे, तो ये ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे, और जब ये ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे तो जो स्पेक्ट्रम ये बनाएगा उसमें इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा आइसोटोप्स होंगे किसी भी मटेरियल में, किसी भी सब्सटेंस में, जितना ज़्यादा कोई वाला आइसोटोप होगा तो उस आइसोटोप का करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उस आइसोटोप की पीक जो है वो बुलंद प्रोड्यूस होगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा कि रिलेटिवली कुदरती तौर पे वो जो आइसोटोप है वो अबेंडेंट की तरह है। तो जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स होंगे, हर आइसोटोप की है अपने अपेंडेंस के हिसाब से जो है वो पीक देगा। तो इस तरीके से जो है वो आइसोटोप्स अलहदा भी हो जाएंगे और उनकी पीक की जो साइज़ है वहाँ से हम ये भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि आइसोटोप की मिकदार कितनी है, यानी आइसोटोप जो है वो कुदरती तौर पे कौन सा आइसोटोप कितना अबेंडेंट है। तो ये बात आप क्लियर कर लें। तो यहाँ से जो है वो मैंने आपको कहा था हम फाइंडिंग्स देखेंगे। तो बेटा हमने इसमें क्या फाइंडिंग्स हमारे पास आई, हमें जो है वो क्या फ़ायदा हुआ मास स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से मास स्पेक्ट्रोमेट्री करवाने का। तो बेटा हमें ये फ़ायदा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइसोटोप्स अलग कर दिए, ये ध्यान में रखिएगा, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमने एग्जैक्ट मासेस जो है वो मालूम कर ली। अच्छा, तीसरा फ़ायदा जो है वो हमें क्या हुआ कि हमें रिलेटिव अबेंडेंस जो है वो भी मालूम होगी, इसकी पीक्स जो है वो रिलेटिव अबेंडेंस जो है वो बता रही है। अच्छा तो बेटा इसके बाद जो है मैं चंद क्वेश्चंस जो बच्चों के जहन में इस टॉपिक के बाद ज़रूर उठते हैं उनके आंसर करना चाहूँगा। तो वो क्वेश्चंस ये हैं कि एक तो बच्चा लाजम पूछता है कि जी हमने वेपराइज क्यों किया सब्सटेंस को। बेटा तो हमने वेपराइज इसलिए किया क्योंकि वेपराइज करेंगे तो इजीली हम उसको आयनाइज कर पाएंगे, और आगे जो है वो एक्सेलरेशन वगैरह ये वो करवानी है तो तभी मुमकिन है, तो इसलिए हम उसको पहले वेपराइज करते हैं। दूसरा सवाल बच्चा कहता है जी हम आयनाइज क्यों करते हैं। तो आयनाइज इसलिए करते हैं कि जब हम आयनाइज करेंगे तभी उसका जो है उसके ऊपर चार्ज आएगा, फिर मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पे हम आगे जो है उसको सेपरेट करना है, तो इसलिए आयनाइज करना भी ज़रूरी था। और दूसरा आगे जो एक्सेलरेशन करवानी है उसके लिए भी आयनाइजेशन ज़रूरी है, तभी तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अमल करेगी। तीसरी बात यह है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों देते हैं। तो बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए देते हैं कि हम ये प्लेट्स जो है उसको एक्सेलरेट करवाएंगे, यानी जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज को खींचेगी, पॉजिटिव प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगी, जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन होगी। तो चार्जेस की एक्सेलरेशन के लिए जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर चार्जेस एक्सेलरेटेड होंगे तो तभी उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अमल कर पाएगा। तो इसलिए जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पर क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब एक्सेलरेटेड चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तभी जो है वो मुख्तलिफ रेडियस में वो घूमेंगे, उनकी सेपरेशन ही तभी मुमकिन है जब हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया कि हम जो है वो क्यों वेपराइज क्यों करते हैं, आयनाइज क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई करते हैं। एक और क्वेश्चन जो है वो बच्चा जरूर पूछता है कि हम क्या एच और ई को चेंज कर सकते हैं। ये बुक में भी लिखा हुआ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप ई को चेंज करेंगे यानी इसके आप बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे? अगर आप ई को चेंज करें, फर्स्ट की आप ई को बढ़ा दें यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से क्या किसी आइसोटोप के मास में या चार्ज में फ़र्क आएगा? नहीं आएगा। तो मास टू चार्ज रेशो में कोई फ़र्क नहीं आएगा। एच अगर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है और सिर्फ ई बढ़ाया है तो बेटा ई के बढ़ाने से आर भी बढ़ेगा, क्योंकि ई इधर उधर लेके जाते हैं तो डायरेक्टली हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट कर लें तो ई और आर डायरेक्टली हो जाएंगी, तो ई के बढ़ाने से आर भी बढ़ेगा। तो रेडियस के इंक्रीज करने से सेपरेशन अच्छी होगी, यानी हर आइसोटोप का रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ एक का करेगा, जितने आइसोटोप्स हैं हर आइसोटोप का रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। तो रेडियस इंक्रीज करने की वजह से उनकी सेपरेशन अच्छी हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप चेंज करेंगे यानी बढ़ाएंगे तो सेपरेशन अच्छी होगी।
तो मैग्नेटिक फील्ड भी आप इसी तरीके से चेंज करके रेडियस के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आप एक खास रेडियस को मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं, ई और एच इन दोनों को चेंज करते हैं। तो ये सवाल का जवाब है कि ई और एच हम क्यों चेंज करते हैं। दूसरी बात, ई और एच जब आप चेंज करेंगे तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने एक्सपेरिमेंट से पहले जो भी आपने एडजस्टमेंट करनी है उसके लिए करनी है। ड्यूरिंग आप यानी एक्सपेरिमेंट हो रहा है और जो है वो चार्जेस मूव कर रहे हैं उसमें आप ई और एच नहीं चेंज करते रहेंगे। आप ई और एच जो है वो एक मरतबा जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ आप एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है हम सेपरेशन जो है उसका सारा प्रोसेस जो है वो करवाएंगे। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा के और ई जो है वो एच जो है वो कम कर के इस तरीके से आप आर जो है वो बढ़ा सकते हैं। आप रेडियस जो है वो इंक्रीज करके उनकी सेपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। और ये रेडियस सिर्फ एक आइसोटोप का नहीं, तमाम आइसोटोप्स के रेडियस के ऊपर फर्क पड़ेगा जितने भी आइसोटोप्स होंगे। और दूसरा एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि जी मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो मास कैसे कैलकुलेट करता है। तो बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो मास को कैलकुलेट करने के लिए कार्बन 12 जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो मास को कैलकुलेट करने के लिए इसके जो आइसोटोप्स आपने इसको दिए होते हैं उनके मासेस को कार्बन 12 के मासेस के साथ क्या करता है, कंपेयर करके ये देता है। यानी आप जो है एक तो इसमें ये आपने आइसोटोप्स जो है वो रन थ्रू करवाए, सेम प्रोसीजर आप कार्बन 12 के साथ भी करवाते हैं और उसके रिकॉर्ड को इसके रिकॉर्ड के साथ आपस में जो है वो कंपेयर करके रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो है वो यहाँ पे शो किए जाते हैं। जो पुराने जो है वो स्पेक्ट्रोग्राफ थे उसमें तो क्या होता था कि हर मरतबा आप कार्बन 12 जो है वो साथ में रन थ्रू करवाते थे, लेकिन अब जो हमारे पास न्यू स्पेक्ट्रोमीटर है उनमें हम क्या करते हैं, कार्बन 12 का डाटा ऑलरेडी उनमें रिकॉर्डेड होता है और उसमें हम जो भी आइसोटोप एलिमेंट जो है वो प्रोसेस करवाते हैं तो उसमें से जो है वो कार्बन 12 के साथ ऑटोमेटिकली उसको जो है वो कंपेयर करके तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो है वो यहाँ पे लिख देता है। तो ये याद रखिएगा, ये वही रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं जो हम कार्बन 12 के साथ रिलेट करके बताते हैं। तो ये चंद क्वेश्चंस थे जो अमूमन मुझसे पूछे जाते हैं जब ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो अच्छा बेटा, इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो जो बच्चे कॉलेज में मेरे पास पढ़ते हैं तो अगर मैं वहाँ पे आऊँगा तो आप बेशक वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस मैं आंसर करूँगा। और इसके अलावा और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो बेटा आप कमेंट कर दें, मैं साथ में उसको आंसर कर दूँगा। उम्मीद है वैसे इसमें कोई क्वेश्चन रहा नहीं होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।